हेलो साथियों, स्वागत है आपका ग्रुप मंत्रा में। और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं अपनी एक नई क्लास के साथ। जी हाँ साथियों, जो हमने अपनी सीटेट 2022 की तैयारी के लिए अपनी तैयारी का एक क्रम शुरू किया, एक सिलसिला शुरू किया है, तो उसी क्रम में आज हमारी सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास 9 होगी, जिसमें हम अपना सिलेबस जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस कवर कर रहे हैं, टॉपिक वाइज बिल्कुल। जिसमें आज हमारी 9वीं क्लास में सीडीपी का टॉपिक है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग। बहुत पूछी जाता है इसमें से क्वेश्चन, क्योंकि सीटेट में हमारे 3 मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को बहुत ही मुख्यतः पूछा जाता है। सिलेबस में नाम के साथ शामिल भी किया गया है, जीन प्याजे, कोहलबर्ग और लेबोवाइगोत्स्की। तो उसी क्रम में हम अपना जीन प्याजे अपनी पिछली क्लास कल की क्लास में कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है तो आपको इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। साथ ही जो हमारी टोटल अभी तक सीडीपी की पिछली 8 क्लासेस हैं, उन सभी का भी लिंक मिल जाएगा। और जो हमने अपनी ईवीएस को भी कंप्लीट कर लिया है, उनकी भी क्लासेस का भी लिंक है। तो आप वहां से जाकर अगर आपने वो क्लासेस अटेंड नहीं की हैं तो आप जाकर उनको एक्सेस कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने सीटेट 2022 के इस तैयारी के इसके सिलसिले में, इस क्रम में अपने सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग चलते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानते हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है। नैतिक विकास का सिद्धांत, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। साथियों, अगर हम बात करें नैतिक विकास के सिद्धांत की, तो जो बहुत अच्छे से सिद्धांत दिया है हमारा नैतिक विकास के संदर्भ में, तो उसमें नाम जोड़ा जाता है हमारे कोहलबर्ग का, जो कि एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत के संबंध में नाम जोड़ा जाता है, जिसमें इन्होंने नैतिक मूल्यों के विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। जो हमारी मॉरल वैल्यूज हैं, उनके संदर्भ में हमारा डेवलपमेंट कैसे होता है, हम किस प्रकार से अपना नैतिक विकास करते हैं, और अर्थात बालकों के संदर्भ में नैतिक मूल्यों के विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया हमारे अमेरिका के रहने वाले कोहलबर्ग, जो कि एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने अपना सिद्धांत दिया। लेकिन साथियों, अगर हम बात करें नैतिक विकास के सिद्धांत की, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि सबसे पहले इस पर जो काम किया गया वो कोहलबर्ग द्वारा ही काम किया गया। अक्सर पूछा जाता है कि नैतिक विकास पर सबसे पहले अपना सिद्धांत किसने दिया। तो अगर हम उसके संदर्भ में चर्चा करें, तो जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है ये मूलतः नहीं है, अर्थात इससे पहले इससे संबंधित यानी कि नैतिक विकास से संबंधित जो हमारा सिद्धांत है वो हमारे जीन प्याजे ने दिया था। जी हाँ साथियों, हमारा नैतिक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम जीन प्याजे ने दिया था, जिसमें इन्होंने कुल 2 अवस्थाएं बताई थी। लेकिन वह सिद्धांत उन्होंने बहुत ज्यादा विस्तारित रूप से नहीं दिया था, जिसको आगे चलकर अच्छी तरीके से संशोधित करते हुए हमारे कोहलबर्ग ने प्रतिपादित किया। इसलिए हमारा नैतिक विकास के सिद्धांत के साथ मुख्यतः नाम कोहलबर्ग का जोड़ा जाता है। लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि इन्होंने पहली बार काम किया हो। पहली बार अगर पूछा जाए या प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले इससे संबंधित जो चीजें पर चर्चा की है, तो उसका नाम जीन प्याजे को ही दिया जाएगा। तो जीन प्याजे ने पहले किया था और बाद में किया था कोहलबर्ग ने, लेकिन कोहलबर्ग ने इसको बड़े अच्छे ढंग से विस्तारित करते हुए समझाने का काम किया है। तो इसलिए हम इस सिद्धांत को जानते हैं, नैतिक विकास के सिद्धांत को कोहलबर्ग के नाम से जानते हैं। सिद्धांत को पहला पिक्चर आपके सामने जीन प्याजे का है, जो कि पहले इन्होंने इस पे काम किया, बाद में इसको संशोधित करते हुए हमारा किसने दिया, कोहलबर्ग ने दिया, जो कि आपका सेकंड पिक्चर में है। अगर हम बात करें कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की, तो इसका प्रतिपादन इन्होंने 1969 में किया तथा बाद में 1981 और 1984 में भी इसमें कुछ संशोधन किया है। सीटेट में इस तरह की फैक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, लेकिन फिर भी आपको कोई टॉपिक बताया जा रहा है तो प्रयास किया जाएगा कि सिर्फ सीटेट ही नहीं, आप आने वाली किसी भी परीक्षा में शामिल हो तो उससे संबंधित सभी क्वेश्चंस का आंसर दे पाए।
तो छात्रों के जीवन हेतु क्या वस्तु या विचार नैतिक है या अनैतिक है, इसका निर्धारण हम किसके द्वारा करते हैं? अपने नैतिक मूल्यों के द्वारा करते हैं। और जब इस प्रकार की क्षमताएं हमें विकसित होती हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? हमारा नैतिक विकास कहा जाता है। अर्थात हम अपने जीवन में जो भी कुछ कार्य करते हैं, जो भी कुछ क्रियाएं करते हैं, वह कितनी सही है, कितनी गलत है, हमें इसको करना चाहिए या नहीं चाहिए। जब हम ऐसी चीजों को सोचते हुए विभिन्न क्रियाएं करते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है? नैतिक विकास कहलाता है। और ये सब चीजें हम किस आधार पर करते हैं? अर्थात हम अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर करते हैं। तो कोहलबर्ग के अनुसार छात्रों में नैतिकता का विकास जो है वो कैसा है? जन्मजात नहीं है। बिल्कुल साथियों, कोहलबर्ग ने कहा है कि जो नैतिकता का विकास है हमारे अंदर वो जन्मजात नहीं होता है। ये कैसा होता है? ये समाज द्वारा होता है। नैतिक विकास के संदर्भ में अगर बात कही जाए तो नैतिक विकास जो है वो हमारा जन्मजात नहीं है, यह हमारा समाज द्वारा होता है। तो नैतिक विकास कैसे होता है? हमारा समाज द्वारा। ये कैसा नहीं है? जन्मजात नहीं है। और इसी के संदर्भ में अगर हम आगे चर्चा करें तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता छात्रों के भावनात्मक स्वरूप का अंग होती है। जो हमारे इमोशंस हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज को लेने का, महसूस करने का, काम करने के पीछे जो हमारे इमोशंस वर्क करते हैं, हम अपने इमोशंस को शामिल करते हुए जब अपने चिंतन करते हैं, अपनी चीजों को, क्रियाओं को करने का प्रयास करते हैं तो वह हमारा नैतिकता का भाव होता है, वही हमारा नैतिक विकास होता है। कोहलबर्ग ने अपने परीक्षण हेतु विभिन्न कथाओं का भी उपयोग किया है। अर्थात कोहलबर्ग ने नैतिक विकास क्या है, नैतिक विकास कैसे होता है, इन सभी चीजों को समझाने के लिए क्या किया है? कुछ कहानियों का प्रयोग किया है। जैसे वह इन कथाओं या कहानियों के माध्यम से छात्रों से कुछ क्या करते थे? क्वेश्चंस पूछते थे और उन क्वेश्चन से आंसर जो प्राप्त होते थे उसके आधार पर स्पष्ट किया कि एक बालक कैसे अपने नैतिक विकास के सिद्धांतों का निर्माण करता है। अर्थात अपने जो चीजों को आसपास इमोशनली सोचने समझने करने का जो ढंग है वो किस प्रकार से विकसित होता है, इसके संदर्भ में वे बच्चों से क्या करते थे? क्वेश्चंस पूछा करते थे। आसपास की चीजों से कोई स्थितियों को देखते हुए कुछ क्वेश्चंस आदि शामिल करते थे, जिसके द्वारा इन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। जानते हैं इनके सिद्धांत के पीछे एक कहानी को मुख्यतः रिलेट किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो चलते हैं उसी कहानी की ओर कि कहानी क्या है। तो कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए एक कहानी को रिलेट किया है, जिसमें इन्होंने बताया है, क्या बताया है इसमें इन्होंने बताया है एक यूरोप की एक महिला की कहानी, जिसमें उन्होंने चर्चा की है कि यूरोप की एक महिला है जो कि क्या है? बीमार हो गई है। क्या हो गई है? बीमार हो गई है। तो उन्होंने बताया कि एक महिला थी जो बीमार हो गई थी और उसके पास जो उसका पति है वो बहुत ज्यादा पैसे वाला भी नहीं है और उसकी बीमारी में एक ऐसी दवाई की आवश्यकता है जो कि कैसी दवाई है? एक बहुत ही महंगी है। कहने का मतलब है जो दवाई पूरे बाजार में एक केमिस्ट के यहाँ, एक दुकानदार के यहाँ मिल रही है, उसने उसको खुद बनाया था और बड़ा ही मेहनत करके बनाया है, तो उसका कहीं ना कहीं इस बात का प्रयोजन है कि मैं अब इस दवाई को बेचकर पैसा कमाऊंगा। तो डॉक्टर या जो उसकी इलाज के लिए दवाई की जरूरत है वो कैसी दवाई है? बहुत महंगी। और उसकी पत्नी क्या है? हिंज व्यक्ति की पत्नी क्या थी? बीमार। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतनी महंगी दवाई को खरीद सके। तो ऐसी परिस्थिति में वह बहुत परेशान हो गया। उसने जाकर उस दुकानदार से चर्चा की कि आप मुझे दवाई दे दीजिए, मैं प्लीज आपको जब पैसे हो जाएंगे तो दे दूंगा और फिलहाल आपको मैं कुछ पैसे दे देता हूं। लेकिन वह केमिस्ट इस बात को नहीं मानता। वह कहता है कि मैंने इस दवाई को पैसा कमाने के लिए ही बनाया है, मैं इस दवाई को ऐसे नहीं दे सकता। तो ऐसी परिस्थिति में वह फंस जाता है कि वह क्या करे, कि वह अब उसको अपनी पत्नी को बचाना है और पत्नी को बचाने के लिए आवश्यकता है किसकी? पैसों की जरूरत है। और पैसे कब आएंगे? कमाने से। उसके पास इतने पैसे तो है नहीं, तो अचानक से तो हमारे पास एकदम से बहुत सारा धन आ नहीं सकता। उधार कोई गरीब व्यक्ति को शायद देता नहीं है, शायद क्या कभी कोई नहीं देता। एक गरीब आदमी को कोई उधार देना भी पसंद नहीं करता है। उसके पास इतने पैसे भी नहीं है, पत्नी की बीमारी बहुत गंभीर है
और दुकानदार उस दवाई को कई गुना महंगे दामों में बेच रहा है। एक तो है ही महंगी, ऊपर से कई गुना अधिक दामों पर बेच रहा है। तो जब ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति जब फंस जाता है तो वह सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। वह सोचता है कि पैसे कमाने का जरिया है कि चलो मैं चोरी कर लेता हूं जिससे पैसा आ जाएगा, या इस दवाई की ही चोरी कर लेता हूं जिससे मेरी पत्नी ठीक हो सकती है। लेकिन उसके मन में फिर दूसरी स्थिति पैदा होती है कि अगर मैं चोरी करते वक्त पकड़ा गया, अगर यदि मैं चोरी करते वक्त पकड़ा गया तो फिर क्या होगा, फिर तो मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मुझे जेल हो जाएगी, और मेरे बच्चे भी हैं उनका क्या होगा, पत्नी फिर मरी ही जाएगी। जब दवाई नहीं मिलेगी तो पत्नी तो मरनी ही है, साथ में मैं भी जेल जा सकता हूं, और मैं भी जेल चला गया तो फिर बच्चों का क्या होगा। अर्थात अब व्यक्ति दो स्थितियों में फंस गया। अगर दवाई को नहीं जुटाएगा, चोरी नहीं करेगा तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो दवाई नहीं जुटेगी, दवाई नहीं जुटेगी तो उसकी पत्नी नहीं बचेगी। और अगर यदि ऐसा करते वक्त वह पकड़ा गया तो फिर क्या होगा, पत्नी का मरना तो फिर भी निश्चित है, और हो सकता है वो जेल भी चला जाए और उसके बच्चों को भी समस्या में रहना पड़े। तो जब ऐसी स्थिति फंस जाती है तो उसके बाद आदमी क्या करे, तो उसके संदर्भ में इन्होंने दो चीजें बताई हैं हमारी कोहलबर्ग ने। क्या जानते हैं उनको? ऐसी स्थिति में नैतिकता के संदर्भ में इन्होंने दो चीजों को बताया है कि नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा। जी हां साथियों, मोरल डिलेमा और मोरल रीजनिंग। अक्सर पूछा जाता है डिलेमा किसे कहा जाता है, तो अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग उन्होंने नैतिक विकास के संदर्भ में दो तथ्यों पर चर्चा की है, एक नैतिक दुविधा और एक नैतिक तर्कणा। अब ये क्या है दोनों जानते हैं। नैतिक दुविधा का मतलब है कि कोहलबर्ग के अनुसार कभी कभी हम सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधाओं या समस्याओं का सामना करते हैं, अर्थात हम बुरे नहीं हैं, हम आंतरिक रूप से बुरे नहीं हैं, हम बुरा कुछ करना भी नहीं चाहते, लेकिन कभी कभी हम सही और गलत में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को नैतिक दुविधा कहा है, अर्थात हम आंतरिक रूप से ऐसे नहीं हैं लेकिन फिर भी हम सही या गलत में से किसी एक को चुन रहे हैं। बल्कि वैसे बात की जाए तो सामान्यतः हमें सही को ही चुनना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी फंसती हैं कि हमें गलत को भी सोचना पड़ता है या गलत के बारे में भी विचार करना पड़ता है। तो जब हम सही और गलत इन दो परिस्थितियों के बीच में फंस जाते हैं, इनके बीच में हमें दुविधाएं होती है, हमें समस्या होती है, तो उसे ही अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग नैतिक दुविधा कहा गया है। अब उसके सामने नैतिक दुविधा क्या थी कि अगर वह चोरी नहीं करेगा तो क्या होगा, पत्नी मर जाएगी। अब वह सोच रहा है कि अगर मैं चोरी नहीं करूंगा तो पत्नी मर जाएगी, और अगर उसने चोरी की तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और जेल में बंद कर देगी। तो जब ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति फंस जाए कि वह गलत करना तो नहीं चाहता, कुछ बुरी चीजों के संदर्भ में उसकी कोई इच्छा नहीं है, रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी वह कई बार फंस जाता है, ठीक है, और वह सोचता है कि गलत करूं या सही, तो ऐसी परिस्थिति को अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग नैतिक दुविधा या मोरल डिलेमा कहा गया है। वहीं दूसरी परिस्थिति नैतिक तर्कणा है। नैतिक तर्कणा क्या है, जब दो विचारों के मध्य हम सोचते हैं, अपने तर्क लगाते हैं कि सही और गलत में से किसी एक का चयन जो किया जाए वो किसका चयन किया जाए, तो उसको कहा जाता है नैतिक तर्कणा। जैसे कि उसने सोचा कि अगर यदि मैंने चोरी नहीं की तो पत्नी मर जाएगी, और इस प्रकृति में कोई भी व्यक्ति एक बार मरने के बाद कभी जिंदा नहीं होता, वह दोबारा कभी लौट कर नहीं आता, तो ये मेरे लिए बड़ी दुख की बात है। फिर उसने सोचा अगर यदि मैं चोरी कर भी लूं, सक्सेस हो गया, तो हो सकता है कि कोई दिक्कत ही ना हो, मैं सक्सेस हो जाऊं। अगर मैं सक्सेस नहीं भी हुआ तो हो सकता है मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, लेकिन मैं शायद कुछ समय बाद छूट जाऊं, लेकिन पत्नी को ना बचाऊं ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जेल में जाना, बच्चों का ख्याल रखना, हो सकता है ये सारी दिक्कतें हो ही ना, हो सकता है कि मैं प्रयास में अपने सफल रहूं और कुछ भी दिक्कत ना हो, मेरी पत्नी भी बच जाए। तो वह गलत नहीं करना चाहता था, लेकिन वो विभिन्न परिस्थितियों के कारण, परिस्थिति के कारण में क्या किया उसने,
अंत में यह निश्चित किया कि वह क्या करेगा, चोरी करेगा। क्यों? चोरी करना उसको ज्यादा सटीक लगा, उचित लगा, क्योंकि लगा अगर मैं सक्सेस हो गया तो सारी समस्याएं एक बार में हल होंगी, अगर सक्सेस भी नहीं हुआ तो कम से कम मैं क्या कर पाऊंगा, अपनी पत्नी को बचाने का प्रयास तो कर पाऊंगा। हो सकता है जेल से छूट जाऊं बाद में, ज्यादा समय तक दिक्कतें ना रहें, लेकिन अगर पत्नी मर गई तो फिर और भी ज्यादा समस्याएं होंगी। तो नैतिक तर्कना मतलब जब हम सही और गलत में से किसी एक का चयन करते हैं तो उसे नैतिक तर्कना या मोरल रीजनिंग कहा गया है। हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए अंत में फैसला किया कि वह चोरी करेगा। तो यह इनके कहानी के अनुसार हैं दो चीजें, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना। एक बार दोबारा से इसको रिपीट करेंगे शॉर्ट में ताकि क्लियर हो सके। तो एक बार क्या हुआ, यूरोप की एक महिला थी जो कि बीमार थी, जो मौत और जिंदगी के बीच में लड़ रही थी। उसके पति का नाम हिंस था। डॉक्टर के अनुसार एक रेडियम जैसी चीज की जरूरत थी जिसके द्वारा उसकी पत्नी की जान बचाई जा सकती थी। उस समय उस रेडियम की खोज एक फार्मासिस्ट ने की थी। उस दवाई का मूल्य वो क्या कर रहा था, बहुत अधिक मूल्यों पर बेच रहा था, क्योंकि वो उसने खुद से बनाई थी। वह उस रेडियम या उस दवाई के निर्माण में लगे धन से 10 गुना अधिक धन ले रहा था या कमाई करने का प्रयास कर रहा था, जिस कारण से उस औरत का पति हिंज उसे दवाई को खरीदने में असमर्थ था, वह खरीद नहीं पा रहा था। फिर एक दिन हिंज उसके फार्मासिस्ट के पास गया और बोला, भैया जी मुझे कुछ पैसे ले लीजिए और मुझे दवाई दे दीजिए, और बाकी बात अगर मेरी पत्नी की जान बच गई या नहीं भी बची तो अभी मैं आपके पैसे जो हैं बाकी पैसे आपको जरूर दे दूंगा। लेकिन फार्मासिस्ट ऐसा व्यक्ति नहीं था। उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं इस दवाई को ऐसे सस्ते में नहीं दे सकता या कम पैसों में नहीं दे सकता या उधार नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने इस दवाई की खोज की है और मैं इससे अधिक पैसा कमाना चाहता हूं। और जब तक आप मुझे पूरा मूल्य नहीं दोगे मैं इस दवाई को नहीं दूंगा, पैसा नहीं तो दवाई नहीं। तो अब ऐसी परिस्थिति में हिंस के साथ क्या हुआ कि वो दो चीजों के बीच में फंस गया, एक नैतिक दुविधा और एक नैतिक तर्कना उसके अंदर पैदा हुई। पहले उसकी जो स्थितियां बनी दो, सोचने की, उसको नैतिक दुविधा कहा कि वह गलत और सही में से एक का निर्णय करे। चोरी करेगा तो पत्नी मर जाएगी, नहीं करेगा, अगर चोरी नहीं करेगा तो पत्नी मर जाएगी, और चोरी करेगा तो हो सकता है कि उसको पुलिस भी पकड़ कर ले जाए और उसको जेल में बंद कर दे। लेकिन फाइनली उसने उसमें से एक चीज का चुनाव किया, क्या, नैतिक तर्कना जिसे कहा गया है कि सही और गलत में से किसी एक का चयन किया, अर्थात उसने निश्चित किया कि अब मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए चोरी करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति को नैतिक तर्कना कहा गया है। तो अर्थात अक्सर पूछा जाता है कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के संदर्भ में इन्होंने कौन सी दो चीजों को महत्वपूर्ण माना है, तो उत्तर होगा नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना। अब जानते हैं इनके सिद्धांत को। नैतिक विकास के सिद्धांत में इन्होंने अपनी कुल अवस्थाएं जो बताई हैं वो 3 बताई हैं। जी हाँ साथियों, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक अवस्था को इन्होंने 2-2 अवस्थाओं में भी डिवाइड किया है। जानते हैं एक बार में पहले सारी अवस्थाओं के नाम। पहली है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज। दूसरी है रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था जिसे कहते हैं कन्वेंशनल स्टेज, और तीसरी है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता अवस्था जिसे कहा गया है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। जी हां साथियों, इन तीनों को 2-2 में बांटा है। पहली को प्री कन्वेंशनल स्टेज को दंड और आज्ञा पालन की अवस्था कहा है, और दूसरी है इसमें आत्माभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता की अवस्था। कन्वेंशनल स्टेज को अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने की आशा की उम्मीद की अवस्था और कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता अवस्था कहा है, और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज को 2 में बांटा है, सामाजिक समझौते की अवस्था और सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था। साथियों इनके नाम अंग्रेजी में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाते हैं, इसलिए इंग्लिश में नाम जरूर याद रखेंगे, हिंदी में इसके नाम कुछ डिफरेंस हो जाते हैं, अंतर शब्दों का मिल जाता है, इसलिए हम जब इनको अभी पर्टिकुलर आगे अभी समझेंगे तो वहां आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों के नाम सुनने को मिलेंगे। तो याद रखेंगे, पहली है प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 से 10 वर्ष, दूसरी है कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष, और तीसरी है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 13 वर्ष से अधिक। लेकिन बात करेंगे साथियों, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो 0 से 4 वर्ष तक का तो कहीं शामिल ही नहीं किया गया है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए आप 4 से स्टार्टिंग की जा रही है, इससे पहले तो कुछ बात ही नहीं की गई है, बाकी सभी लोग 0 से बात करते आए हैं। तो इसके पीछे कारण साथियों यह है कि आपने विशेषताएं भी पढ़ी होंगी, मेरे द्वारा आपको विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताएं भी कराई गई हैं।
उसमें बताया गया होगा कि शैशवावस्था में या प्रारंभिक 3 से 4 वर्ष 5 वर्षों में बालक में नैतिक आचरण की शून्यता होती है। अर्थात प्रारंभिक वर्षों में लगभग 4 वर्ष तक हमें बालक में क्या होता है, नैतिकता का कोई भी भाव नहीं पाया जाता है। अर्थात बालक को ना तो नैतिक कहा जाता है ना ही अनैतिक कहा जाता है। अर्थात नैतिक आचरण की शून्यता की अवस्था कहा जाता है हमारी पूर्व शैशवावस्था या शैशवावस्था को। तो इसलिए उसका इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है, 4 वर्ष से सीधे चर्चा की गई है। जानते हैं इन तीनों अवस्थाओं को डिटेल में, एक बार और देख लेते हैं कैसे ये काम करती हैं। सबसे पहले अवॉइडिंग पनिशमेंट के लिए बालक काम करता है, फिर सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, फिर गुड बॉय गर्ल और गुड बॉय और गुड गर्ल एटीट्यूड के लिए, फिर लॉ एंड ऑर्डर मोरलिटी के लिए काम करता है, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट और लास्ट में फिर प्रिंसिपल्स मेकिंग के लिए काम करता है। इस प्रकार से उसका नैतिक विकास होता है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। पहला है प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी स्टेज, जो कि 4 से 10 वर्ष है। इस अवस्था में छात्रों का नैतिक विकास कैसे होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। अर्थात नैतिकता से इसका कोई लेना देना अब तक बिल्कुल नहीं था। अर्थात बालक इस अवस्था में सही और गलत के मध्य अंतर को समझने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, इनकैपेबल होते हैं। इस आयु में छात्र सही और गलत का चयन दंड पाने का भय और पुरस्कार पाने की लालसा से ही करते हैं। इसलिए इसको प्री कन्वेंशनल स्टेज कहा गया है, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है दंड और आज्ञा का पालन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। जी हाँ साथियों, प्री कन्वेंशनल स्टेज का पहला है दंड और आज्ञा का पालन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इस प्रकार छात्र सही गलत के मध्य के अंतर का चयन उनके प्रति दूसरे के व्यवहार के अनुसार करते हैं। इस अवस्था में बालक कैसे अंतर करते हैं, सही गलत का दूसरों के व्यवहार के अनुसार करते हैं। अर्थात अगर वह गलत कार्य करते हैं तो उनके घर वाले उनको दंड देते हैं, और अच्छा काम करते हैं तो उनकी तारीफ करते हैं, पुरस्कार। अर्थात वह जो हमारे नैतिक विकास से संबंधित जो भी बिहेवियर हैं, वो बालक जो है हमारा अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग अपनी प्रारंभिक अवस्था में सबसे पहले शुरुआत में उन चीजों का चयन, उन चीजों को अपनाने का तरीका किस कारण होता है कि इससे उसको दंड तो अभी नहीं मिलेगा, या अच्छा करेगा तो उसको तारीफ या पुरस्कार मिलेगा। तो शुरुआत जो होती है बालक के नैतिक विकास की, वो किस आधार पर होती है, दंड से बचने या पुरस्कार या तारीफ पाने के रिगार्डिंग। दूसरा है इसी अवस्था में आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता, सेल्फ एप्टीट्यूड एंड रिवार्ड एटीट्यूड। बिल्कुल इस अवस्था में जैसे ही वो पहले तो दंड से बचने के लिए और प्रशंसा कराने के लिए कर रहा था, अब वो क्या करता है, रुचि के अनुसार आज्ञा का पालन करते हैं। अर्थात वे कार्य अधिक करते हैं जिससे कार्य से वो करने से उनको अधिक फल प्राप्त हो। बिल्कुल अब वो अपने आसपास के लोगों के नियमों को अपनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, नैतिकता के संदर्भ में जो भी चीजें उनको अपना रहे हैं, किस आधार पर अपना रहे हैं कि जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा फल प्राप्त हो सके। जैसे पिताजी ने कहा इसकी हेल्प कर दो, तो वो नहीं करेगा। फिर बताया गया अगर तुम नहीं करोगे तो ये भी तुम्हारी आगे चलकर हेल्प नहीं करेगा, अगली बार ये भी तुम्हारा काम नहीं करेगा। तो जब ऐसी स्थिति बन जाए बालक फिर इसलिए उन चीजों को अपनाना शुरू करे, तो उसी को कहते हैं सेल्फ एप्टीट्यूड एंड रिवार्ड एटीट्यूड। मतलब अगर मैं करूंगा तो शायद वो भी मेरे लिए करेगा, कहीं ना कहीं मेरा इसमें फायदा है। इस कारण से जब बालक किसी व्यवहार को अपनाने लगे, ग्रहण करने लगे, तो उसी को कहा गया है सेल्फ एप्टीट्यूड एंड रिवार्ड एटीट्यूड। तो पहले उसका कैसा एटीट्यूड था, इन बातों को लेकर था कि उसे कैसी बार दंड से बचना है या पुरस्कार या सम्मान मिल जाए, थोड़ा सा प्रशंसा हो जाए। अब वो चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कुछ फायदा हो, तब मैं इन चीजों को करूंगा, या इन चीजों के लिए वो अपना नैतिकता का व्यवहार विकसित करता है। तो ये था प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसके 2 पार्ट थे। तीसरी को हम बात करें तो वो दूसरी अवस्था में जाएगा, हमारा रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था में, कन्वेंशनल स्टेज में जाएगा, जो कि 10 से 13 वर्ष है। इसके अंतर्गत क्या होता है, छात्र अधिक सामाजिक होते हैं, अर्थात वे ऐसे कार्य करते हैं जिससे समाज से उन्हें सम्मान प्राप्त हो सके। बिल्कुल अब वो समाज से सम्मान चाहते हैं, घर परिवार से नहीं चाहते, या घर परिवार से तो चाहते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वे अपने समाज या आसपास के लोगों से भी सम्मान चाहते हैं। इस आयु में छात्र दूसरे व्यक्तियों की नैतिकता के स्तर को अपने अंदर समाहित या अनुकरण करने का प्रयास करते हैं या अनुकरण कर लेते हैं। वे दूसरे व्यक्तियों के मानकों के अनुसार सही और गलत के मध्य अंतर को स्पष्ट करना
जो है शुरू कर देते हैं या उसके आधार पर उचित निर्णय ले पाते हैं। तो हमारी दूसरी स्टेज है कन्वेंशनल स्टेज। इसका जिसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, उसका पहला है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की आशा। अर्थात इस अवस्था में बालक किस आधार पर अपने नैतिकता के संबंधों में चीजों को ग्रहण कर रहा है कि वह अच्छा बच्चा बन सके, अच्छा बच्चा बने, लोग उसकी सभी तारीफ करें, बाहर के लोग भी उसको सम्मान करें। सम्मान की उसको क्या होती है, इस अवस्था में आशा होती है, होप टू बी ए गुड बॉय और गुड गर्ल। ठीक है, जिस कारण वह सदैव अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने के लिए जो भी क्रियाएं होती हैं उनको ग्रहण करता है। हमारा किसमें, कन्वेंशनल स्टेज की पहली अवस्था। टोटल शुरू से बात करें तो तीसरी मानी जाएगी अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की आशा या अवस्था। कन्वेंशनल स्टेज का पहला पार्ट। इसमें बच्चा किस लिए ऐसे नियमों को अपना रहा है, ताकि वह समाज में अच्छा बन सके, उसकी लोग तारीफ करें, घर परिवार के ही नहीं बाहर के लोग भी तारीफ करें। उसके बाद बच्चा क्यों अपने आसपास की चीजों को पालन करना शुरू करता है, अब उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन आ जाता है, अर्थात कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता होती है। अर्थात क्या मतलब इस बात से, इस अवस्था में जो छात्र है वो कानून जो होते हैं, नियम जो होते हैं, नीतियों जो होती हैं, उनके प्रति क्या होते हैं, सजग हो जाते हैं। अर्थात इनके प्रति अवेयरनेस आ जाती है। वे समस्त नियमों नीतियों का पालन करने की ओर अग्रसर रहते हैं। उनको ऐसा लगता है या उनको ऐसा पता चलता है कि नियमों को मानना पड़ता है, नियमों को नहीं मानेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। जब वो इन सब चीजों के आधार पर अपने नैतिक व्यवहार को, नैतिक आचरण को अपनाने का प्रयास करते हैं तो उसी को लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन कहा जाता है, जो कि आपका कन्वेंशनल स्टेज का सेकंड पार्ट है। शुरू से क्रम में बात करें तो चौथा पार्ट कैरेक्टर जो प्रोड्यूसिंग स्टेज है। ठीक है, तो कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, इसमें बालक कानून नियमों नीतियों के अकॉर्डिंग काम करने का या अपने नियमों को अपनाने की कोशिश करता है। उसे पता है कि मैं नीति और नियमों की अवहेलना नहीं कर सकता, इनको नहीं तोड़ सकता, उनको मुझे सत्य मानना होगा और मुझे उनको अपनाना ही होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे बहुत समस्या होगी। उसी क्रम में अगली अवस्था है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज। ये 13 वर्ष से ऊपर मानी जाती है। जी हाँ साथियों, ये नैतिकता की एक विकसित अवस्था मानी जाती है, जिसमें लगभग बालक का नैतिक विकास संपूर्णता का भाव पैदा होता है, जिसमें छात्र नैतिकता का जो विकास है उसमें परिपक्व हो जाता है। और इस अवस्था में छात्र समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को प्रमुखता देने लगता है, अर्थात अपने समाज में जो उसके उत्तरदायित्व हैं, जो उसकी ड्यूटीज हैं, उनको फॉलो करने का प्रयास करता है। कहीं ना कहीं वो अपने ड्यूटीज के प्रति क्या हो जाता है, सजग हो जाता है। तो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज तीसरी स्टेज है, जिसमें को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो चलते हैं उसकी पहली स्टेज में, और कुल मिलाकर बात करें तो ये 5वीं होगी। तो सामाजिक समझौतों की अवस्था कहा गया है इसे, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल साथियों, इस अवस्था में छात्र समाज के नीति नियमों को अपनाने लगता है, समाज के प्रति अपने व्यक्तित्व एवं व्यवहार में उचित परिवर्तन करने लगता है। उसे पता है कि मुझे अपने व्यवहार में कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, अपने व्यक्तित्व में कुछ चीजें सुधार करना पड़ेगा, जिसके कारण मैं अपने जीवन को तभी अच्छे से चला सकता हूं। ये हमारे इस समय उसको लगता है कि ये सारी चीजें इस समय करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हैं। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के इस चरण के अनुसार छात्र पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व हो जाता है और अपने अंदर उनको समाहित करने का प्रयास करता है, अपनाने का प्रयास करता है। अर्थात वो सामाजिक यानी कि समाज के साथ समझौते करने का कार्य जो है इस अवस्था से शुरू कर देता है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज की पहली अवस्था में, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। और कोहलबर्ग के अनुसार तीसरी अवस्था का दूसरा यानी कि टोटल कंप्लीट छठा और लास्ट, इसको कहा गया है सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था, यूनिवर्सल और कंसेशंस स्टेज। ठीक है, तो सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था इसको क्यों कहा गया है, इस अवस्था में छात्र ऐसे मानकों का चयन करता है जो शाश्वत सत्य होते हैं, अर्थात जो प्रत्येक स्थिति में परिस्थिति के अनुकूल हों। अर्थात अब उसके संदर्भ में जो नैतिक विकास है वो क्या है कि जो बिल्कुल सब जगह पर लागू हो, सब लोगों के लिए वैल्यूबल हो, कायदे की बातें हो, तर्क पर खरे उतरते हो, ऐसी ऐसी चीजों को जब मानते हुए सबके लिए फेवरेबल हो, सभी के काम आती हो, किसी पर भी गलत प्रभाव न डालें,
ऐसी ऐसी चीजों को शामिल करते हुए जब हम अपने नैतिक विकास करते हैं, अपनी चीजों को अपने व्यवहार में नैतिकता को शामिल करते हैं, तो उसी को ही क्या कहा गया है, सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था। कोहलबर्ग की तीनों अवस्थाओं के तीसरी अवस्था का अंतिम कैरेक्टर है ये सार्वभौमिक की अवस्था। या फिर इसमें एक और कैरेक्टर कहा, एक और इससे उदाहरण जोड़ा जाता है कि एक रिटायर फौजी है, अगर वो कहता है कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, एक रिटायर फौजी है जो कहता है कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, ये लोग क्या करते हैं, इस टैक्स के पैसे का जो सरकार है दुरुपयोग करती हैं, अपने घूमने फिरने और अपने शौक पूरे करती हैं और विभिन्न प्रकार के ऐसे काम करती हैं जिनमें बेफजूल में पैसा उड़ाती हैं, तो मैं अपना टैक्स नहीं दूंगा। तो बताइए कि वह कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में है, तो इसका उत्तर होगा सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था। अर्थात जब हम अपने डिसीजंस में किसको शामिल कर लें, शाश्वत सत्य को शामिल करें, अपनी परिस्थितियों को देखें और अपने आसपास की चीजों को जोड़ते हुए, अनुकूलता आदि को देखते हुए जब हम निर्णय लेते हैं, किसी चीज को करने का प्रयास करते हैं, अपने व्यवहार में शामिल करते हैं, नैतिक चीजों को जोड़ते हैं, तो उसी को सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था कहा गया है। तो यह हमने इसी के साथ साथियों जाना कोहलबर्ग की तीन अवस्थाओं को, जिसमें हमने तीनों अवस्थाओं को डिटेल में समझा और जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इस अवस्था में छात्र अपने विवेक एवं आत्मचिंतन की सहायता से सही और गलत के मध्य निर्णयों का चयन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि उसने कह दिया मैं टैक्स नहीं दूंगा, ये सरकार इसका दुरुपयोग करती है, तो इस प्रकार से उसमें समझने की क्षमता आती है, सही और गलत के मध्य निर्णयों का चयन कर पाते हैं, किसके कारण, अपने विवेक और आत्मचिंतन के सहायता से। इस स्तर में छात्र अपने चिंतन के अनुसार नीति नियमों का पालन करते हैं। अर्थात अब ये नियमों को जो चुनाव करते हैं वो दूसरों के लिए नहीं करते, अच्छा बनने के लिए नहीं करते, उसकी कोई ऐसी सोच नहीं है कि मुझे इससे फायदा होगा, अब उसका यह है कि मेरा तर्क क्या कहता है। इन सब जब चीजों के आधार पर बालक सोचता है, समझता है और अपना विकास, अपना व्यवहार शामिल करता है अपनी चीजों में, तो उसी को कहते हैं नैतिक विकास। कोहलबर्ग के अनुसार कुल तीन अवस्थाएं, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट और बीच में कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो 4 से शुरू होकर 10 और 10 से 13 और 13 से अधिक, जिनको टोटल 6 स्टेजेस में डिवाइड किया। एक बार शॉर्ट में इनको देख लेते हैं। पहले स्टेप में क्या था, बच्चा क्या चाहता था, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन था, पनिशमेंट से बस बचना चाहता था और उसको जो पुरस्कार मिल जाए या प्रशंसा हो जाए, इसलिए वो ऐसे व्यवहार को अपना रहा था। दूसरे स्टेप में क्या किया उसने, नेटिव हेडोनिज्म, कंफर्ट एंड टू गेट रिवार्ड एंड टू हैव फेवर्स रिटर्न। ठीक है, वो चाहता है कि मैं कुछ करूं तो मुझे बदले में भी कुछ मिलना चाहिए। जब ऐसा भाव पैदा हो तो वो अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग स्टेप 2 है। जब तीसरा स्टेप, जहां पर बालक अच्छा बनने के लिए समाज में अपने आसपास के लोग, हर लोग उसकी तारीफ करें, उसको सम्मान दें, ऐसे भाव के कारण उन व्यवहारों को अपनाए, तो वो स्टेप 3 है। स्टेप 4 है कंफर्म्स टू अवॉइड इंश्योरेंस बाय अथॉरिटीज, यानी कि जो भी नियम है उन सब चीजों के अनुसार उनको करने की कोशिश करना। और स्टेप 5 है कंफर्म टू मेंटेनिंग कम्युनिटीज एम्फेसिस और इंडिविजुअल राइट्स, जो प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है उनका कहीं भी उल्लंघन ना हो, सब अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखे, अधिकारों को ध्यान में रखे। इन सब चीजों के आधार पर जब बालक व्यवहार करता है नैतिकता से संबंधित, तो उसको स्टेप 5 कहा गया है। और स्टेप 6 जहां पर वो खुद से अपने प्रिंसिपल्स को बनाता है ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग, अपने चिंतन के आधार पर जब चीजों को बनाने या करने का प्रयास करता है, उसको कहते हैं स्टेप 6 को उसमें जोड़ा गया है या माना गया है। तो साथियों, इसी के साथ उम्मीद है कि आपको कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको साथियों अच्छे से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में एक अपने नए टॉपिक के साथ, एक नई क्लास के साथ। जब तक आप इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। ओके, बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।